नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश के स्रोतों से 50 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई और बोकारो से एलएमओ की समय पर प्राप्ति के लिए 20 अतिरिक्त टैंकरों की मांग करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब को केंद्र सरकार ने ये कहा है कि मंगलवार से पानीपत और बरोटीवाला से एलएमओ की सप्लाई में बाधा आने की आशंका जताई जा रही है और इससे राज्य में पहले ही ऑक्सीजन की सीमित उपलब्धता पर भारी प्रभाव पड़ेगा। इससे मेडिकल इमरजेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं और बड़ी संख्या में उन मरीजों की जान को खतरा भी पैदा हो सकता है जो नाजुक हालात में हैं और ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाधा दूर होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को करीबी अतिरिक्त स्रोतों से तुरंत सप्लाई देकर इसकी भरपाई की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य में विभिन्न स्तरों पर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोविड मरीजों की संख्या 10,000 तक पहुंचने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अलग अलग पत्र भेजकर तुरंत सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बढ़ रहे मामलों के दबाव के साथ ही वे ऑक्सीजन की कमी के कारण स्तर 2 और स्तर 3 के बिस्तरों को बढ़ाने की असमर्थ हैं। भारत सरकार द्वारा पंजाब के स्थानीय उद्योगों को बाघा अटारी सरहद द्वारा एलएमओ का पाकिस्तान से आयात करने की आज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है और इसके साथ ही कैप्टन ने कहा है कि मुझे यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हमें वैकल्पिक स्रोतों से पर्याप्त सप्लाई का भरोसा देने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जगतार सिंह जी, जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोगों को, उसमें ये मांग की गई है 50 मीट्रिक टन और 20 जिस तरीके से अतिरिक्त टैंकरों की मांग की गई है, और क्या कुछ कहा गया है पत्र में? बिल्कुल, देखिए, जो कि सबसे बड़ी बात है कि जब से ऑक्सीजन का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में, तब से जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा देश की खराब हो चुकी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस हिसाब से कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर सरकार को लताड़ा है और उन्होंने कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ अदालती जो मानहानि उसके कार्रवाई हो ना, वो उन्होंने ऐसे भी इतनी सख्त टिप्पणी की है कि आप एक शतुरमुर्ग की तरह आप अपना जो सिर है वो रेत में नहीं छिपा सकते और ना ही ऐसा हम करने देंगे। और ये भी सख्त टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार चाहे अपनी आंखें बंद कर ले, पर जब लोग मारे हो तो हम हाई कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। तो ऐसी टिप्पणी अगर दिल्ली हाई कोर्ट सेंटर सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ दे रही है ऑक्सीजन की किल्लत को लेके, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश के क्या हालात है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल जो पत्र लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उन्होंने जिक्र किया कि ऑक्सीजन के सहारे ही जो मरीजों की गिनती है, कोविड मरीजों की गिनती है, वो 10,000 है। मतलब 10,000 आप जिंदगी बचाने की खातिर अभी तक आपने पंजाब को जो और ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो मांग की थी पंजाब सरकार की तरफ से, वो अभी तक पूरी नहीं की। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। हालांकि पंजाब सरकार ने ये भी कहा था क्योंकि पाकिस्तान हमारे पास है, तो वहां से भी जो अमृतसर की जो ऑक्सीजन इंडस्ट्री है उनकी बात हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी वो भी उन्होंने जो उनकी मांग थी पंजाब सरकार की वो भी नकार दिए। मतलब कि आप जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। ये नहीं कि आपने जिंदगियां बचानी जो हमने पाकिस्तान से मंगवा ली या वहां से मंगवा ली, अब सवाल ये नहीं, अब सवाल है जिंदगियां बचाने के। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब हमेशा इल्जाम लगाता रहा कि जब से सेंटर में मोदी सरकार है, पंजाब के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, तो ऐसे में अभी 50 जो उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से जो अपना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मांग की 50 मीट्रिक टन, और इसके अलावा जो बोकारो में 20 जो और जो टैंकर हैं उनकी वो सप्लाई जो ऑक्सीजन की वो भी यकीनी बनाने के लिए सेंटर सरकार को लिखा। मुख्यमंत्री ने तो ये भी लिखा है कि जो बढ़ रहे केसों के दबाव चलते जो ऑक्सीजन की घाट के कारण अभी वो सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 के जो बेड है उनको ही बढ़ाने में अभी भी असमर्थ है उनके पास, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत, सेंट्रल सरकार को जो सप्लाई है वो
जारी करनी चाहिए, क्योंकि कुल जो सप्लाई मौजूदा समय में 195 मीट्रिक टन मिल रही है, जिसमें 90 मीट्रिक टन पूर्व भारत के बोकारो से आ रही है, और बाकी जो 100 मीट्रिक टन है वो भी सरकार को जल्द से जल्द प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि जो केस है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सेंटरों से आ रही है, तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पंजाब को रोजाना का जो वो जो फिक्स कोटा है वो भी नहीं मिल रहा है, और मौजूदा समय पानीपत हरियाणा से 5.6 मीट्रिक टन है, और सैलाकुई जो देहरादून उत्तराखंड में वहां से 100 मीट्रिक टन, और रुड़की से 10 मीट्रिक टन का अभी जो बैकलॉग पड़ा है, तो वो भी अभी तक नहीं दे रहा। तो ये भी उन्होंने केंद्र को लिखा कि आज से पानीपत और जो एक बड़ौती वाला से वो जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें भी कई बाधाएं डाली जा रही है। उनको हालातों के बारे में जिक्र किया गया, क्योंकि सरकार ने पहले भी इल्जाम लगाए थे कि हरियाणा सरकार ने रोकी हुई है पानीपत के पास। तो उन्होंने कहा कि ये अगर जरूरत पड़ी तो जो सूबे को जो 7% जो स्रोत है वहां से सप्लाई करने के लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन सेंटर सरकार अभी तक ये भी मान नहीं रही। तो ये पंजाब के हालात है, जिन हालातों के मद्देनजर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया कि पंजाब के हालात भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और 10,000 से ज्यादा जो पेशेंट कोविड पेशेंट है वो भी दूसरा ऑक्सीजन के ही सहारे चल रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि कल ही जो पंजाब जो ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो होम डिलीवरी बारे भी कल हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की होम डिलीवरी करने के बारे में भी विचार किया जाए। तो ये पंजाब के हालात हैं, हालातों को लेकर ही कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेंटर सरकार को पूरी स्थिति के बारे में अवगत भी कराया। जी जगतार सिंह, अगर हालात देखे जाए तो कोरोना के चलते हालात बेहद दयनीय हैं, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, सरकारें लगातार प्रयत्नशील हैं। अब जिस तरीके से पंजाब सरकार ने 20 अतिरिक्त टैंकर की डिमांड की है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों को अगर मुताबिक बात की जाए तो केंद्र सरकार ने केवल 2 टैंकर देने की बात की है। कहाँ 20 टैंकर की मांग की गई है और कहाँ 2 टैंकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और वो भी अभी 2 टैंकर, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि अभी 2 टैंकर भी पहुंचे नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है राज्य के लिए इनसफिशियंट चीजें होंगी। डिमांड कुछ और हो रही है और उसमें जो दी जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, वो ना के बराबर। निश्चित तौर पे देखिए, हालात देखिए कि कल किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL डाली है कि जो नरेंद्र मोदी के लिए नया महल बन रहा है 10 मंजिला, जिसकी कीमत 1300 करोड़ पे, उसको रोका जाए, और जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं कम से कम जो ऑक्सीजन और जो बेड की जरूरत है वो पूरी की जाए। क्योंकि कल ही देश में कोरोना के करीब 3.5 लाख से ज्यादा नए केस आए, और कल पूरे भारत में 3,450 के करीब मौतें हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिनती। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कल 173 व्यक्तियों की मौत हुई थी, और अभी तक कह सकते हैं कि कल नए जो केस है वो 7,500 से ज्यादा नए केस हुए। और अब तक जब से ये कोरोना आया है, कोरोना महामारी चल रही है, तब तक पंजाब में तब से लेके अब तक 9,645 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी तक सूबे में 4 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो पीड़ित हो चुके हैं। तो हालांकि उसमें 3,27,000 लोग वो ठीक भी हुए, लेकिन हालात पंजाब के काफी बुरे हैं। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी दूसरा प्राइम मिनिस्टर को भी और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को भी। तो ये हालात हैं, तो ये पंजाब के हालात हैं। और कल ही कह सकते हैं कि जो रजिंद्रा हॉस्पिटल पंजाब का जो बेस्ट हॉस्पिटल माना, वहाँ 41 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई थी। तो ये बार बार सेंटर सरकार को लिखा जा रहा है कि, लेकिन अभी तक सेंटर सरकार मानने को तैयार नहीं। और ऑक्सीजन जिस हिसाब से पंजाब सरकार मांग रहा है वो भी देने के लिए अभी तक सेंटर सरकार का जो पॉजिटिव रिस्पांस था वो भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल चिट्ठी लिखी थी। जी, लेकिन जगतार सिंह, अगर यहाँ देखा जाए तो एक बड़ा सवाल और निकल के आ रहा है। राज्य कोई भी हो, जो राज्यों में अस्पताल, जब अस्पताल के लिए जब लोग अप्लाई करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो जब अस्पताल की अनुमति देने के पहले वो ये क्यों नहीं कहती हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाने चाहिए, या क्योंकि अब जो कोरोना काल के दौरान दूसरी लहर के बाद अब जो पहल की जा रही है, ये पहल पहले की जा सकती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो इस पूरे घटनाक्रम के लिए अगर सेंटर सरकार को दोषी माना जाइए तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए जगतार सिंह। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोगों को पत्र लिखा है। तो कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री राशन और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री राशन और ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने मुफ्त में राशन दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। दिल्ली सरकार सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए देकर उनकी मदद करेगी, ताकि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको थोड़ी मदद मिल सके। दिल्ली में कुल कोविड से रिकॉर्ड 448 मौत दर्ज की गई हैं, और जबकि इस दौरान 18,043 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम है, और संक्रमण दर 29.56% दर्ज की गई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में महामारी से मरने वालों की संख्या 400 के पार है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अपेक्षाकृत कम नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 18,043 संक्रमित पाए गए हैं। यह 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम आंकड़ा है, जब 16,699 लोग संक्रमित मिले थे। एक दिन पहले 1,611 लोगों को टीके की खुराक दी गई है, और जो अब तक सबसे कम है। इनमें 1,260 लोगों ने पहली खुराक ली है। संक्रमण दर दूसरे दिन 30% से कम रहा। रविवार को संक्रमण दर 28.33% दर्ज की गई है। तो कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री राशन और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री राशन और ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीनों तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये पहल की गई है दिल्ली वासियों के द्वारा, दिल्ली वासी इसको किस नजरिए से देखते हैं? और जिस तरीके से एक और बड़ा ऐलान किया गया है कि ऑटो रिक्शा जो है उनको 5,000 रुपए उन ड्राइवरों को मिलेगा, और ये आर्थिक तंगी से उबारने के लिए है, इसको लोग ये ना सोचे कि 2 महीने का लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, 2 महीने का लॉकडाउन जरूर नहीं लगाया गया, मगर जिस तरीके से 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, 2 महीने के लिए क्या ऑटो और टैक्सी वालों को कहीं ना कहीं 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं 2 महीने का लॉकडाउन लग सकता है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 महीने के लिए लॉकडाउन नहीं लगेगा। मगर हाँ, ये जरूर है, जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान है, यानी कि ऑटो चालक हो गए, टैक्सी चालक हो गए, या फिर जो मजदूर थे जिनका रजिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं जो मजदूर थे उनको पहले भी 5-5 हजार रुपए दिए गए थे, और अब ऑटो टैक्सी चालकों को भी कह सकते 5-5 हजार रुपए महीने के दिए जाएंगे। मगर ये सिर्फ 2 महीने के लिए दिए जाएंगे, इससे आगे नहीं दिए जा सकते। मगर बात करें जिस तरीके से राशन कार्ड धारकों की, तो राशन कार्ड धारकों को पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से 2 महीने यानी कि मई और जून का जो राशन है वो दिया जाएगा 5-5 किलो। मगर अब दिल्ली सरकार ने भी इस तरीके का कदम उठाया है, और दिल्ली सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया है, राशन कार्ड धारक यानी दिल्ली के जो राशन कार्ड धारक है उनको 5-5 किलो का राशन दिया जाएगा हर व्यक्ति को। मगर कहीं ना कहीं 2 महीने का जरूर दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो कैसे लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, या फिर कहें जो जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, या फिर लोअर क्लास के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इस वजह से काम धंधे वैसे भी नहीं है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, और कहीं ना कहीं इस तरीके की सहायता दी जाना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए सराहनीय जरूर होगा, मगर जनता को भी कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। मगर जिस तरीके से लगातार अस्पतालों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, और उसको सुधारने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत भी जा चुकी है, और लगातार कोई ना कोई स्थिति जो है वो संभालने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा कि 2 महीने का ऐलान किया गया, जिससे
से कहीं ना कहीं ये कहा गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, राशन कार्ड धारकों को, ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। और जो लोग एनजीओ के माध्यम से या अपनी संस्थाओं के माध्यम से जो गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो बेड की हो या ऑक्सीजन की हो या और तरीके की सुविधाएं हो, वो भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाली दिनों के अंदर रणनीति जरूर उनकी बना चुके हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोगों को आर्थिक तंगी से उठाने की भी कोशिश की जा रही है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से ये ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के लिए ये ऐलान कर दिया गया कि उनको 5,000 रुपए दिया जाएगा, राशन कार्ड के लिए भी जो राशन कार्ड धारक है उनको राशन मिलेगा, बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। लेकिन जरा सोचिए उनका क्या हाल होगा जो रेहड़ी ठेला कुमचे वाले हैं, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान उनकी भी दुकानें नहीं चल रही हैं, वो लोग दुकान लगा नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। उनको भी कहीं ना कहीं, अगर जो लोग बाहर से गए हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनको किराया देना पड़ता है, तमाम सारी उनके सामने भी दिक्कतें आती हैं। तो उनके लिए क्या रोड प्लान तैयार कर रखा है केजरीवाल सरकार ने? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो बात करें जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको भी 5-5 हजार रुपए नहीं मिले। मगर जो बात करें प्रवासी मजदूरों की, उनके लिए भी कोई सहायता नहीं दी गई। मगर जिस तरीके से राशन कार्ड धारकों को जरूर राशन दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा भी और दिल्ली सरकार के द्वारा भी, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों का भी इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया। चलिए बिल्कुल राजू, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को मिली धमकी के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए घोर निंदा की है। दरअसल अठावले ने कड़े शब्दों में धमकी देने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। अठावले ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टीकों ने देश और विदेश में लोगों और खास तौर पर बच्चों की जान बचाने का काम किया है। कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने खुद बताया है कि उन्हें वैक्सीन के लिए देश के ताकतवर लोग धमका रहे हैं और इसलिए वे अभी ब्रिटेन से भारत नहीं लौट सकेंगे। तो देश में महामारी थम नहीं रही है, टीकों की किल्लत हो रही है और इस बीच वैक्सीन के लिए दबाव बनाने और धमकी भरे फोन करने के मामले का सामना आना चिंता पैदा करने वाला है। बता दें कि हाल ही में आदर पूनावाला को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई है। केंद्र द्वारा वायु श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में आदर पूनावाला ने
लंदन के अखबार द टाइम्स के साथ बातचीत में कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की मांग को लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ ने उनसे फोन पर आक्रामक बातें की हैं। उनके पास मुख्यमंत्रियों, व्यावसायिक महारथियों जैसे लोगों के आक्रामक फोन आ रहे हैं और उन्हें कोविशील्ड की तत्काल आपूर्ति के लिए कहा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार ये मामला सामने आ रहा है, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि वो भी लंदन से वापस नहीं आएंगे, सीरम इंस्टीट्यूट के जिस तरीके से चेयरमैन हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया है उद्धव सरकार पर और ये कहा गया है कि ये इस तरीके से जो काम किया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उद्धव सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात कही है। जी योगेश, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उद्धव सरकार पर सीधा हमला करते हुए फोन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जो है कि मांग रखी है और जिस तरीके से आठवले ने अपने घोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरीके की चीजें जो पूना वाले के साथ में हुई है नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश विदेश सहित जो है कि बच्चों के जीवन को उन्होंने बचाया और ऐसे व्यक्ति को इस तरीके का फोन और धमकी भरा जो है कि फोन करना ये कहीं से उचित नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में गंभीरता लेना चाहिए और तत्काल इन सारी चीजों को साफ करना चाहिए। बहरहाल धमकी मिलने के बाद जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, केंद्र सरकार द्वारा की सुरक्षा जो है मुहैया कराई गई है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से पूना वाले का टिप्पणी आया, उनका साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो अभी भारत आने की स्थिति में नहीं है। जी, लेकिन मुरारी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि उद्धव सरकार जब कह रही है आधार पूनावाल को कि वो उनको सुरक्षा देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार ऑलरेडी उनको सुरक्षा दे रखी है वायु श्रेणी की, अब इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर किसी मुख्यमंत्री को धमकी भरा फोन आता है तो वो प्रदेश छोड़ करके भाग जाएगा। भाई सवाल तो यहाँ पर भी उठ रहा है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर जिक्र करें तो अब तक 3 से 4 बार जब से उन्होंने सत्ता संभाली है उनके पास धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, फोन आए हैं 112 पर, तो अब ये क्या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे? तो आधार पूनावाला को जब इतनी सुरक्षा मिली है, उद्धव सरकार कह रही कि हम सुरक्षा देंगे, तो ये किस तरीके से देश छोड़ करके बाहर चले जाना और यहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है जिस तरीके से, वो भी इस दौर में, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं दर्शाता है कि वो एक कोरोना काल जिस तरीके से, क्योंकि भारत में जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप है उसके डरते हुए निकल लिए हो देश छोड़ करके? देखिए योगेश, से तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, ऐसी स्थिति में जो स्टेटमेंट उनके आए हैं उस पर अब सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आखिर अपने ही देश में उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही है। वो भी ऐसी परिस्थिति में जब मुंबई सहित पूरा देश जो है कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है, काफी गंभीर परिस्थिति बन चुकी है और ऐसे परिस्थिति में विदेश में जाकर के बैठना और टिप्पणी करना सवाल उठना लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके की व्यवस्था या किया जाए, क्या सरकार की तरफ से कोई टीम उनसे बातचीत करेगी या सरकार के जिम्मेदार जो मंत्री हैं क्या उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत है, किन किन चीजों का, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर नाम का जिक्र नहीं किया है। तो कौन से शक्तिशाली लोग थे, वो कौन से नेता मंत्री थे जो उन्हें फोन करके धमकी दे रहे थे, वैक्सीन की डिमांड रख रहे थे, तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गंभीर परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में एकजुट होकर के देश में आई इस महामारी को लड़ने के लिए साथ खड़ा होना चाहिए, न कि इस तरीके की कवायद करनी चाहिए। जी योगेश। मुरारी, सवाल एक और बहुत बड़ा उठ रहा है कि जिस तरीके से आठवले साहब उद्धव सरकार पर हमला कर दिए हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर ये होता कि वो आधार पूनावाला से संपर्क करने की कोशिश करते और उन्हें भारत में आने की बात कही जाती और केंद्र सरकार से वो गुहार लगाते कि वायु श्रेणी की अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है तब भी उनको खतरा है तो सुरक्षा व्यवस्था को और चाकचौबंद की जाए, वाई की जगह उनको जेट दी जाए। अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग सकती है वाई में तो जेट मुहैया कराई जाए। आम लोगों को तो सुरक्षा ऐसे मुहैया करा दी जाती है, राजनीतिक लोगों को, तो जो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है उसे क्यों नहीं?
जी योगेश, आपको बताएं कि रामदास आठवले शायद इन्हीं सब चीजों के लिए जाने जाते हैं, समय समय पर आवाज उठाना और पार्टी के तरफ से विपक्ष पर हमला करना राजनीति सियासत में उनकी एक फितरत भी मानी जाती है। जिस तरीके से आपने कहा कि जो दबाव वो सरकार पर, राज्य सरकार पर डाल रहे हैं, वही दबाव वो केंद्र सरकार पर डालकर ऊना वाले से संपर्क कर सकते हैं कि आखिर किन किन लोगों ने फोन किया था, आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है, किस तरीके की सुरक्षा चाहिए, आप मुंबई में रहना चाहते हैं, पूना में रहना चाहते हैं, जहां रहना चाहते हैं आपके लिए सरकार वहां पर खड़ी है। तो कहीं न कहीं बात बनाने के बजाय बात बिगाड़ने का काम किया गया है। और जिस तरीके से उद्धव सरकार पर अगर टिप्पणी की गई है, तो उद्धव सरकार पहले ही उनकी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, हर संभव हर परिस्थिति में हम उनकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लग रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ पूना वाला अपने देश भारत वापस आने के लिए वो अपने जान का जोखिम बता रहे हैं, वही राजनीतिक सियासत के जरिए ऊना वाले को लाने के बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। जी योगेश। तो मुरारी, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये बात को कह रही है कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौरान राजनीतिक नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद के नेताओं को ये नहीं दिख रहा है कि वो किस तरीके से कोरोना काल के दौरान सियासत में जुटे हुए हैं, अपनी सरकार से किसी तरीके की कोई डिमांड करने के बजाय सामने सरकार पर, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर देखा जाए तो निशाना साध रहे हैं, तो ये तो एक लाइमलाइट में आना और सियासत करना हुआ ना। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। केंद्र सरकार भले ही लगातार कह रही हो कि इस गंभीर परिस्थिति में एकजुट होकर के काम करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत कोरोना महामारी से कम नहीं है। पिछले 3 महीने से जितना कोरोना ने तांडव मचाया है, उतना राजनीतिक सियासत भी यहाँ पर पूरी तरह से हलचल मचाई हुई है। चलिए मुरारी, तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लगातार आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से अब सियासतदान कोरोना काल में भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग
ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे